गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? कोरोना के इस दौर में मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए देनी थी। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आज से हम आपके लिए भूगोल विषय की कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। भूगोल एक ऐसा विषय है जहां से हर प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम इस विषय की शुरुआत आज से आपकी करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग मन लगाकर पढ़ेंगे। एक चीज और है, यहाँ जो भी बातें आपको बताई जाएं, आप उनको एक कॉपी में अपने नोट्स बनाते चले जाएं। ठीक है? कक्षा प्रारंभ करने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है टीचिंग गुरु। साथ में बेल आइकॉन को आप दबाएं, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। शुरू करते हैं। देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सभी को आज हम अपने इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आप सबने ग्लोब देखा होगा, हमारे विद्यालय में भी है। तो हमारे जो ग्लोब होता है, उस ग्लोब पर संसार का नक्शा बना हुआ होता है। उस नक्शे में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि उस पर कुछ रेखाएं खिंची हुई होती हैं। ग्लोब पर कुछ रेखाएं खिंची हुई होती हैं, कुछ क्षैतिज रेखाएं खिंची हुई होती हैं और कुछ लंबवत रेखाएं खिंची हुई होती हैं। कैसे? देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी गोल है। हमारी पृथ्वी के बीचों बीच ग्लोब पर, ठीक है, पृथ्वी पर नहीं, ये सभी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। एक बात और बता दें, अक्षांश और देशांतर रेखाएं कोई वास्तविक रेखाएं नहीं होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। हमने अपनी सुविधा के लिए इनको मान लिया है। ठीक है? तो ये पृथ्वी पर नहीं होती हैं, ये ग्लोब पर होती हैं। ठीक है? तो ग्लोब पर संसार का नक्शा होता है और उस नक्शे पर, उस ग्लोब पर कुछ क्षैतिज रेखाएं होती हैं। कैसे होती हैं? इस प्रकार से। ठीक है? ये कुछ क्षैतिज रेखाएं होती हैं। ठीक है? इस तरह से, इस प्रकार से ग्लोब पर हमारे क्षैतिज रेखाएं खिंची हुई होती हैं ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ भी इस प्रकार की क्षैतिज रेखाएं खिंची हुई होती हैं। ठीक है? तो ग्लोब पर ये जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, सीधी रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को कहते हैं हम विषुवत रेखाएं। नहीं, सॉरी, इन रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है? कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। ये कौन सी रेखाएं होती हैं? हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। कौन सी रेखाएं होती हैं? ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। अच्छा, इन अक्षांश रेखाओं के ही विषय में आज हम इसमें पढ़ेंगे। देशांतर रेखाओं को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम अक्षांश रेखाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, ग्लोब पर बीचों बीच एक रेखा होती है। इस रेखा को ध्यान से देखें। हमारे ग्लोब पर एक बीचों बीच एक रेखा होती है। इस रेखा को हम 0 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? 0 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। हमारे ग्लोब पर बीचों बीच एक रेखा खिंची हुई होती है। उस रेखा को हम 0 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं और इस रेखा को कहते हैं, इस रेखा का एक नाम है, इस रेखा को कहते हैं विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। इस रेखा का नाम है विषुवत रेखा। एक और इस रेखा का नाम है, इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं।
क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, बात आई समझ में? हमारे ग्लोब पर बीचों बीच एक रेखा खिंची हुई होती है, उस रेखा को हम विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, और उसी रेखा के समांतर उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में 90 कितनी 90 रेखाएं खिंची हुई होती है। 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, एक एक डिग्री के अंतर पर, कितने डिग्री के अंतर पर? एक एक डिग्री के। देखिए यहाँ 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, इसी प्रकार से 90 रेखाएं हमारी उत्तरी गोलार्ध में होती हैं। उत्तरी गोलार्ध जानते हैं कौन सा होता है? हमारी पृथ्वी 2 हिस्सों में बटी हुई होती है। बीचों बीच क्या होता है? बीचों बीच हमारी भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य रेखा के जो उत्तर की ओर जो हमारा गोलार्ध होता है, जो उत्तर दिशा में होता है, ये उत्तर दिशा है। ठीक है, ये कौन सी दिशा है? नॉर्थ, उत्तरी दिशा है। और ये कौन सी दिशा है? साउथ, ये हमारी दक्षिणी दिशा है। पृथ्वी की 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है, और ये दक्षिणी ध्रुव है। उत्तर दिशा में उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी दिशा में दक्षिणी ध्रुव। तो भूमध्य रेखा के जो उत्तर की दिशा में जो आधा गोला है, ठीक है, पृथ्वी का जो ये जो आधा गोला है हमारे ग्लोब का, इसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और भूमध्य रेखा के जो दक्षिण में आधा गोला है, इसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, गोलार्ध गोले का अर्धक। ठीक है, आप इस बात को समझिए। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध और बीचों बीच विषुवत रेखा, ये हमारे ग्लोब पर होती हैं। तो इसी विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में जो क्षैतिज रेखाएं हमारी खिंची हुई होती हैं, एक एक डिग्री के अंतर पर, ठीक है, एक एक डिग्री के अंतर पर होती हैं। नीचे भी एक एक डिग्री के अंतर पर होती हैं। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है, इस प्रकार से। तो और यहाँ होता है कितना? 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ होता है 90 डिग्री। तो 90 रेखाएं हमारी ऊपर होती हैं और 90 रेखाएं नीचे होती हैं। ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में जो क्षैतिज रेखाएं खिंची हुई होती हैं, उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। बात आई समझ में? एक बार पुनः समझिए। ग्लोब के उत्तरी दिशा, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में जो क्षैतिज रेखाएं खिंची हुई होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी अक्षांश रेखा आपको दिखाई देगी। ये जो बीचों बीच जो रेखा है, विषुवत रेखा। ठीक है, ये भी एक अक्षांश रेखा है। ये भी क्या है? एक अक्षांश रेखा है। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा आपसे पूछी जाएगी, परीक्षा में पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि बताइए सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है। तो आप बताएंगे सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो है, ये हमारी सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। ठीक है, एक चीज और है, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। ये हमारा गोलार्ध, ये ग्लोब है। ग्लोब पर हम जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, तो हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं, इनकी लंबाइयां कम होती चली जाती हैं। देखिए, कम होती चली जा रही हैं। ठीक है, ये सिकुड़ती चली जा रही हैं, कम होती चली जा रही हैं। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में जैसे चलेंगे, भूमध्य रेखा से जैसे दक्षिणी ध्रुव की तरफ हम चलेंगे, तो ये रेखाएं भी हमारी धीरे 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 क्या होंगी? अक्षांश रेखाएं हमारी कम होती चली जा रही हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि विषुवत रेखा से चाहे हम उत्तरी गोलार्ध की तरफ चलें, चाहे दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चलें, भूमध्य रेखा से दक्षिणी
ध्रुव और उत्तरी ध्रुव की तरफ जब हम चलते हैं तो हमारी अक्षांश रेखाओं की लंबाइयां कम होती जाती हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाओं की सबसे कम लंबाई कहाँ होती है, तो अक्षांश रेखाओं की सबसे कम लंबाई हमारी ध्रुवों पर होती है। ये एक बिंदु के रूप में होती है। किस रूप में? बिंदु के रूप में होती है। यहाँ उत्तरी ध्रुव और यहाँ दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर यदि ये अक्षांश रेखा आप देखोगे तो एक बिंदी के रूप में मिलेगी, आपको एक बिंदु के रूप में मिलेगी। ठीक है, सबसे छोटी अक्षांश रेखाएं होती हैं यहाँ। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जो होती है वो हमारी कौन सी होती है? विषुवत रेखा होती है, 0 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए आगे। अब पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो आपको बताया 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में होती हैं और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में होती हैं। लेकिन कुल संख्या यदि पूछी जाए तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 181 होती है। कितनी होती है? 181 होगी। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 181 होगी, 180 नहीं होगी। 180 नहीं होगी। 90 उत्तरी गोलार्ध में होंगे और 90 दक्षिणी गोलार्ध में होंगी। और एक जो हमारी रेखा है ये हमारी विषुवत रेखा होगी। ठीक है, तो 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में, 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में, और एक हमारी अक्षांश रेखा हो गई ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है। तो 90 और 90 180 और एक ये हो गई हमारी, कुल कितनी हो गई? 181। तो पूछा जाता है कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं ग्लोब पर, तो कुल अक्षांश रेखाएं होती हैं 181। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। एक चीज और अक्सर पूछी जाती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके विषय में भी थोड़ी सी हम जानकारी यहां लेंगे। देखिए ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, ये हमारा ग्लोब है। अब इसमें ये जो रेखा है हमारी, ये कौन सी रेखा बताई थी हमने? ये हमने बताई थी विषुवत रेखा। कौन सी बताई थी? विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा है। इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और इसका ये कितनी होती है? 0 डिग्री पर होती है। ठीक है, कितने डिग्री पर होती है? ये 0 डिग्री पर होती है। तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है। और दक्षिणी दिशा में कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, तो विषुवत रेखा से के थोड़ा ऊपर, ठीक है, अभी हम बताएंगे कितना ऊपर, विषुवत रेखा के थोड़ा ऊपर उत्तरी गोलार्ध में एक और रेखा होती है। ठीक है, ये होती है हमारी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 अंश पर उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा होती है। ये भी अक्षांश रेखा ही होती है। ठीक है, जितनी भी 36 रेखाएं होंगी वो हमारी अक्षांश रेखाएं होंगी। तो विषुवत रेखा से 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में एक अक्षांश रेखा होती है। इस रेखा का एक विशेष नाम है, इस रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए। ठीक है, कर्क रेखा होती है विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, एक अक्षांश रेखा होती है जिसे हम कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। इसी प्रकार 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में भी एक रेखा होती है। ठीक है, 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में भी एक रेखा होती है। विषुवत रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश पर एक रेखा होती है। इस रेखा का भी एक विशेष नाम है। इस रेखा को हम कहते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखना। ये कितने कितने अंश पर होती हैं और किस किस गोलार्ध में होती हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कर्क रेखा किस गोलार्ध में होती है, बताइए मकर रेखा किस गोलार्ध में होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है
जो हमारी कर्क रेखा होती है वो हमारी उत्तरी गोलार्ध में होती है, और जो ये जो हमारी मकर रेखा है ये हमारी दक्षिणी गोलार्ध में होती है। ठीक है, विषुवत रेखा, ये जो हमारी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के जो उत्तर की ओर जो हमारा ये अर्धगोला है इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और विषुवत रेखा के जो ये जो हमारा दक्षिण दिशा में जो अर्धगोला है इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, एक चीज और, ये जो कर्क रेखा है यही, इस कर्क रेखा पर ही हमारा भारत स्थित है। देखिए, आप अगर देखेंगे भारत का नक्शा देखेंगे तो हमारा भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार है। ठीक है, यहाँ भारत का ये भारत का नक्शा हमारा ये इस प्रकार है। ठीक है, भारत का नक्शा कहाँ है? कर्क रेखा पर है। भारत का नक्शा जो है हमारा भारत, ये हमारा भारत कर्क रेखा पर स्थित है। और आपको ये पता होना चाहिए, ये जो हमारी कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों के नाम हम आपको बता देंगे जब हम राज्यों के विषय में बताएंगे, लेकिन आप फिलहाल में ये याद रखें कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, बिल्कुल बीचों बीच होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है, आशा करता हूं ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी, और ये चीजें आप अपनी कॉपी पर नोट करते चलें, एक नोट्स बना लें। ठीक है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। यदि फिर भी आपकी कुछ समझ में ना आया हो तो हमें ग्रुप पर सूचित करें। धन्यवाद।